Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes we had done with the concept of personality and some theories of personality. देखो ये जो पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी की थ्योरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जिसने भी अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है, you just go and check out these videos as well. So today in this video I'm going to discuss with you the last theory of personality, that is एरिक एरिक्सन्स थ्योरी. तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस थ्योरी को हम और किन किन नामों से जानते हैं. तो वेरी फर्स्ट वन इज एरिक एरिक्सन्स थ्योरी. एरिक एरिक्सन ने ये थ्योरी दी है. सेकंड इज लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी. अब देखो एरिक एरिक्सन एकमात्र ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में कन्वर्ट किया है और बताया है कि किस तरह से हर एक स्टेजेस में प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है. फिर है साइको सोशल थ्योरी. इस थ्योरी को हम साइको सोशल थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है दैट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस. नेक्स्ट इज 8 स्टेजेस डेवलपमेंट थ्योरी. अब देखो एरिक एरिक्सन ने पूरे लाइफ को 8 स्टेजेस में बताया है और पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट बताई है कि किस तरह से होती है. इसलिए इस थ्योरी को हम 8 स्टेजेस डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. So let's start with the theory. Very first point is Erik Erikson was a German-American developmental psychologist. He is famous for coining the phrase identity crisis. अब इस वर्ड के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहता है. स्पेशली एडोलेसेंस पीरियड में हर एक इंसान के अंदर रोल कंफ्यूजिंग रहता है कि मुझे क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं. अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोल कंफ्यूजिंग रहता है. Next is Erikson's maintained that personality develop in a predetermined order through 8 stages of psychological development from infancy to adulthood. अब एरिक्सन क्या कहते हैं कि पूरी लाइफ को इन्होंने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है और कहा है कि पर्सन की पर्सनैलिटी शेप अप होती है थ्रू दीज स्टेजेस. Next is the person experience a psychological crisis which could have a positive or negative outcomes for personality development. Successful completion of each stages result in a healthy personality and the acquisition of basic virtue. अब एरिक्सन क्या मानते हैं कि लाइफ की हर एक स्टेज में प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है और हर एक स्टेज में इन संघर्ष से होकर हमें गुजरना पड़ता है. अगर हम इन संघर्ष को, इन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा पाते हैं तो हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और हमारी पर्सनैलिटी की प्रॉपर शेपअप होगी. हमारी जो पर्सनैलिटी है वो प्रॉपर डेवलप होगी. अगर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, अगर हम इन कॉन्फ्लिक्ट को नहीं सुलझा पाते हैं तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड समस्या आएगी और वहीं साथ ही साथ हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन ने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में बांटा है और हर एक स्टेजेस में कॉन्फ्लिक्ट है. समझते हैं कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. सेकंड इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम. थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी. फिफ्थ इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. सेवेंथ है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर. तो एरिक एरिक्सन ने इस तरह से पूरे लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है. और यहाँ पे जो मेंशन है, देखो यहाँ एज मेंशन है कि हर एक स्टेजेस की क्या एज रहेगी. जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है तो बच्चा 0 से 1.5 साल का रहेगा. ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है तो इसमें बच्चा 1.5 से 3 साल का होगा. और हर एक स्टेजेस में कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ वर्च्यू भी होता है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है आने वाली स्टेजेस में. और हर एक स्टेजेस में कुछ एक टास्क है जिनकी वजह से अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी है प्रॉपर डेवलप होती है. वहीं अगर जो टास्क है उसमें अगर नेगेटिविटी आती है तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो प्रॉपर शेपअप नहीं होती है. नेक्स्ट हम इन स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं. तो स्टेज 1 से शुरू करते हैं. स्टेज फर्स्ट है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास. अब देखो यहाँ पे जो बच्चा होता है बर्थ टू 18 मंथ का होता है. रिलेशनशिप किसके साथ होता है? ऑफ कोर्स मदर के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप रहता है. अब यहाँ पे जो वर्च्यू है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो होप कैसे डेवलप होती है इसे समझते हैं. अब देखो इस एज में क्या होता है, बच्चा जब माँ के संपर्क में आता है, अगर माँ के द्वारा उसको प्रॉपर लव मिल रहा है, केयर मिल रही है, प्रॉपर वो देखभाल कर रही है, फीडिंग टाइम टू टाइम कर रही है, उसको खाना टाइम टू टाइम मिल रहा है, प्रॉपर लव एंड वार्मथ मिल रहा है, तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट की भावना बिल्डअप होती है.
अगर वहीं साथ ही साथ बच्चे को अगर ये लव, केयर, सिक्योरिटी, फीडिंग ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती है एक मदर के द्वारा, तो यहाँ पर बच्चे के मन में मिसट्रस्ट की भावना, अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। वो विश्वास ही नहीं कर पाता है पूरे संसार पे, पूरे वर्ल्ड पे, किसी पर भी वो विश्वास नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश की जा रही है कि अगर तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो बच्चे के अंदर होप आती है। वर्च्यू क्या है? होप आती है आने वाले स्टेजेस के लिए। तो मतलब बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है अगर बच्चा गेन करता है ट्रस्ट फर्स्ट स्टेज में। सो नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज, दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा 18 से 3 साल का होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है इस एज में? ऑटोनॉमी और शेम के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है, संघर्ष रहता है। रिलेशनशिप किसके साथ रहता है? पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। स्ट्रेंथ इस अवस्था की विल है। की इवेंट क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। अब पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है, एनल मैनिपुलेशन सिखाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चा क्या है, खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना, शूज़ वो उल्टा हो या सीधी चप्पल पहननी हो, लेकिन बच्चा खुद से करना चाहता है हर एक एक्टिविटीज़ को। अगर तो बच्चा इन एक्टिविटीज़ को स्वयं से करता है तो बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी आती है, स्वायत्ता आती है और बच्चे की पर्सनैलिटी भी प्रॉपर शेप अप होती है। लेकिन कोई पेरेंट्स अगर यहाँ पे बच्चे को जो है स्वयं करने से रोकते हैं कि नहीं बेटा तुम तो उल्टी सीधी चप्पल पहन लोगे, तो ऐसा करो, लाओ हम तुम्हें पहना देंगे, या फिर कपड़े तुम तो उल्टे कपड़े पहन दोगे, हम तुम्हें पहना देंगे, तुम खाना जो है पूरे कपड़ों में गिरा दोगे, ऐसा करते हैं हम ही तुम्हें खाना खिला देते हैं। अगर पेरेंट्स इस तरह का बिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ तो बच्चों के अंदर डाउट आ जाता है, शेम की भावना आ जाती है कि क्या मैं स्वयं से कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर बच्चे के अंदर इस अवस्था में ही, जब बच्चा देखो 3 साल तक का ही होता है, अगर यहीं पर बच्चे के अंदर शेम आता है, डाउट आता है खुद को लेकर, तो आगे आने वाली स्टेजेस में भी बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए ज़रूरी है बच्चे के अंदर सेकंड स्टेज में ही ऑटोनॉमी का आना, सो दैट कि बच्चे की पर्सनैलिटी प्रॉपर शेप अप हो सके। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज, दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम हिंता। यहाँ पे जो बच्चा है 3 से 6 साल का होता है, प्ले एज इसको कहा जाता है, मतलब स्कूल जाने से पहले वाली ये अवस्था होती है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है इस अवस्था में? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बीच। रिलेशनशिप क्या है इस अवस्था में? फैमिली के साथ रिलेशनशिप है। स्ट्रेंथ जो आएगी, पर्पस की एक स्ट्रेंथ है। की इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंसी। टास्क क्या है? एक्सप्लोर और प्ले। यहाँ पे देखो बच्चा क्या करता है, खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है थ्रू प्ले, कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है, हर काम में इनिशिएट लेना चाहता है। घर में सपोज मम्मा उसके खाना बना रहे हैं, तो 3 से 6 साल का बच्चा होगा, आपने भी देखना, ऑब्जर्व करना इस बात को, तो वो इनिशिएट लेगा कि मम्मा मैं चपाती बनाऊंगा या मैं चपाती बनाऊंगी। मार्केट से घर आ रहे हैं, सामान काफ़ी भारी है मम्मी पापा के पास, तो बच्चे इनिशिएट लेते हैं कि मम्मा मैं पैकेट उठाऊंगा। तो ये जो बच्चे की जो इनिशिएट है, पहल है, तो इससे क्या है, बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है अगर हम उन्हें इनिशिएट करने देते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे बच्चे को इनिशिएट करने देते हैं कि हाँ तुम करो, जो करना है आपको करो, लेकिन एक प्रॉपर वे में, तो बच्चे के अंदर एक इंडिपेंडेंसी आती है कि हाँ आई कैन डू इट, मैं हर काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से बच्चे की जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की, वो प्रॉपर शेप अप होती है, अच्छे से डेवलप होती है। तो देखो अगर हम बच्चे को हर काम करने से रोकते हैं, उन्हें इनिशिएट करने से रोकते हैं कि नहीं तुमसे गलत होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये गलत काम करोगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर हीनता आती है, गिल्ट की भावना पैदा हो जाती है कि हमसे ये चीज़ें नहीं होगी, हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर बच्चे के अंदर गिल्ट की भावना पैदा हो रही है तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो प्रॉपर शेप अप नहीं होती है, बच्चे की पर्सनैलिटी लैग कर जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है बच्चे को इनिशिएट करने दो, बच्चे को इंडिपेंडेंसी में जीने दो, हर काम को वो स्वयं करे, ऐसी आपको भी पहल करनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज, दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, मेहनत बनाम हीनता। अब देखो ये जो अवस्था है बच्चे की 6 से 12 वाली है, जब बच्चा देखो सबसे पहले क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। अगर देखो यहाँ पर बच्चा इन एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, अगर बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, पढ़ना अच्छे से आएगा, पीयर ग्रुप के साथ अच्छे से बिहेव करेगा, वो उसका जो है सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी मास्टरी होगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर इंडस्ट्री की भावना आएगी,
बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंस की भावना आएगी कि हाँ मैं ये सब कुछ काम कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर बच्चा लैग करता है इन एक्टिविटीज़ में, ना बच्चा पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता है, पीयर ग्रुप के साथ नहीं खेल सकता है, तो बच्चे के अंदर इन्फीरियॉरिटी की भावना आती है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी की शेपअप नहीं होती है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी आपकी शेपअप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेज, दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये जो अवस्था है बच्चे की 12 से 18 साल की अवस्था है, एडोलेसेंस पीरियड कहा जाता है इस अवस्था को। अब देखो ऑलरेडी इस अवस्था को हम स्ट्रेस एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, स्ट्रेस एवं स्टॉर्म की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। इसी तरह से ही एक कॉन्फ्लिक्ट है आइडेंटिटी को लेकर कि बच्चा जो है रोल कन्फ्यूजिंग होता है उसके अंदर कि वो क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी क्या है, कौन से ग्रुप में वो शामिल हो सकता है, कौन सा प्रोफेशन उसके लिए बेटर होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसके माइंड में चलती है। अगर बच्चा समझ पाता है इस अवस्था में, अपनी आइडेंटिटी को पहचान पाता है कि हाँ वो ये काम कर सकता है, इस काम के लिए बना है, तो बच्चे के अंदर एक आइडेंटिटी आती है। अदरवाइज बच्चा जो है लाइफ टाइम तक उसको रोल कन्फ्यूजन रहता है, वो नहीं पहचान पाता है कि वो किस काम के लिए बना है और वो क्या कर सकता है लाइफ में। तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर रोल कन्फ्यूजन आता है और बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो प्रॉपर शेप अप नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है बच्चे अपने आइडेंटिटी को पहचाने कि वो क्या कर सकता है। तो यहाँ जो वर्च्यू है इस अवस्था में वो फिडिलिटी होती है, मतलब जीवन के प्रति निष्ठा या योग्यता आती है कि हाँ वो ये काम कर सकता है, अगर बच्चा जो है अपने आप को पहचान पाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस को ओवरकम कर सकता है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ स्टेज, दैट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब ये जो अवस्था है अगर हम कंपेयर करें इसको फिफ्थ स्टेज से, तो ये जो पांचवी अवस्था में अगर हमने आइडेंटिटी को अचीव कर लिया है तो इंसान, तो इंडिविजुअल क्या है, नेक्स्ट स्टेज में इंटीमेसी में शामिल होना चाहता है, अपना परिवार बनाना चाहता है, रिलेशनशिप में शामिल होना चाहता है। अगर उस अवस्था में ही रोल कन्फ्यूजन रहेगा, पहचान का संकट रहेगा, तो जो ये अवस्था है सिक्स्थ, जो छठी अवस्था है, इसमें जो इंसान है वो अलगाव दिखाएगा, आइसोलेट रहेगा, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम अदर, दूसरों से वो अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली अवस्था में ही उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके से शेपअप हुई है। इसलिए ज़रूरी है देखो हर स्टेजेस में प्रॉपर डेवलपमेंट का होना। अगर हर स्टेजेस में हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तभी जो है हम आने वाली स्टेजेस में भी आपकी प्रॉपर जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज सेवेंथ स्टेज, दैट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब ये जो अवस्था है ये रहती है आपकी 30 to 50 ईयर तक। अब देखो ये जो है मिडल अडल्टहुड वाली अवस्था है, यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल कंसर्न दिखाता है एस्टेब्लिशिंग पर, कि जो उसने एस्टेब्लिश किया है, घर बनाया है, परिवार बनाया है, बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी केयर करना, शादी करवाना बच्चों की, तो इन सभी एक्टिविटीज़ में शामिल होता है एक इंडिविजुअल। अगर इन सभी एक्टिविटी को इंसान अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसके अंदर एक जनरेटिविटी की भावना आती है कि हाँ वो देखता है कि वर्च्यू आता है देखभाल की, कि वो लाइफ में सक्सेस हो गया है, तो इसकी वजह से उसकी जनरेटिविटी आती है। अदरवाइज अगर वो देखता है कि उसने कुछ अचीव नहीं किया है तो उसके अंदर मतलब देखता है कि नो ग्रोथ इन इकोनॉमी, उसने ना पैसा कमाया है, ना परिवार कमाया है, ना रिलेशनशिप बनाया है, तो यहाँ पे क्या है, स्टैग्नेशन आ जाती है, उसकी जो लाइफ है वो रुक जाती है, प्रॉपर जो है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज लास्ट स्टेज, दैट इज इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर। संपूर्णता बनाम निराशा, ये जो अवस्था है ये 60+ वाली अवस्था है। यहाँ पे जो इंसान है खुद को इवेल्युएट करता है, खुद को देखता है कि उसने क्या अचीव किया है, कि जो वो लाइफ में अचीव करना चाहता था क्या उसने वो अचीव किया है। अगर तो उसको लगता है कि उसने अच्छा अचीव किया है, जो वो करना चाहता था वो उसने उसको पूरा किया है, तो इंटीग्रिटी वाली भावना आती है, उस मरते हुए भी वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक प्रॉपर पर्सनैलिटी होती है। अदरवाइज अगर वो इवेल्युएट करते हुए देखता है कि उसने कुछ अचीव नहीं किया है, जो वो करना चाहता था उसने वो अचीव ही नहीं किया है, तो हाथ में लास्ट में क्या होता है, हाथ में निराशा ही रहती है, डिसअपियर भी रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एंड तक जो है डेवलप नहीं हो पाती है, प्रॉपर शेपअप नहीं हो पाती है। So this is all about psychosocial development theory of Erik Erikson. I hope this theory is clear to all of you. कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So thanks for watching Step Up. Stay connected.